किसान भाइयों, क्या आपके मक्का की फसल अचानक खराब होने लगी है? क्या पौधों की पत्तियों में बड़े बड़े छिद्र दिखाई दे रहे हैं? और क्या पौधों के बीच वाले भाग में भूरे रंग का बुरादा तो नहीं दिखाई दे रहा? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए। यह नुकसान किसी कीट का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक कीटों में से एक, जो मक्का की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, फॉल आर्मी वर्म का हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी पहचान क्या है, यह इतना खतरनाक क्यों है और इससे बचाव कैसे करें। और कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विशेषज्ञ से जानेंगे इसके वैज्ञानिक समाधान के बारे में। तो वीडियो के अंत तक अवश्य देखें। मैं हूं डॉक्टर बीएन सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती की बात फार्मिंग। आज हम मौजूद हैं सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कीट विज्ञान विभाग में, जहां हमारे विज्ञान के विभाग अध्यक्ष आइए जानते हैं आखिर फॉल आर्मी वर्म है क्या। फॉल आर्मी वर्म की समस्या देखने में आ रहा है कि पिछले लगभग 6 सालों से, क्योंकि 2020 में ये जो कीट है जी, इसका प्रकोप पहली बार हिमाचल में इसको नोट किया गया था। तो लगभग पिछले 6 सालों से इसकी समस्या जो है वो लगातार हर सीजन में मक्की की फसल में बनी हुई है। ये भारत में 2018 में ईस्वी में इसको साउथ में कर्नाटका में इसको सर्वप्रथम इसको रिकॉर्ड किया गया था। और देखते ही देखते अगले 2-3 सालों में ये लगभग जहाँ भी मक्का जो है, मक्का की बिजाई होती है, मक्का फसल उगाई जाती है, तो लगभग सभी राज्यों में ये इसका जो विस्तार था वो हो चुका था। तो हिमाचल में भी 2020 में इसका प्रकोप जो था वो नोट किया गया था। इसका जो विस्तार है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का जो ये उड़ान भर सकता है, वो इसकी क्षमता बहुत अधिक है। यानी कि ये एक रात में कम से कम 90-100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लेता है। तो ये काफ़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो खाने का तरीका है वो बहुत तेज़ गति के साथ ये पौधों को नष्ट करता है। तो नुकसान के बारे में कर रहे हो? नुकसान जी, इसका जो है वो बहुत, दूसरे भी कीट हैं इस श्रेणी के जी, वो इतना पौधों को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन ये जो कीट है इसकी जो कहें हम फीडिंग पोटेंशियल वो बहुत अधिक है। तीसरा, इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी अधिक है। और क्योंकि मक्की जो है वो हमारे देश में लगभग पूरे वर्ष ही उगाई जाती है। साउथ में तो 2 सीज़न होते हैं, सर्दियों में भी उगाई जाती है। स्प्रिंग मक्की जैसे हमारे पंजाब में भी होती है, हरियाणा में भी होती है। तो लगभग इसको पूरा साल जो है इसके जो पौधे हैं, इसके जो भोजन है वो उपलब्ध रहता है। तो इन्हीं कुछ कारणों से इस कीट का जो समस्या है वो अधिक गंभीर देखी जा रही है। लेकिन मैं किसानों के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई लाइलाज कीट नहीं है। इसका प्रबंधन बिल्कुल हम कर सकते हैं जी। और इसके लिए जो है वो हमारे पास इसकी कारगर विधियां हैं। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जब इस कीट का प्रकोप होता है तो बहुत ही तेज गति के साथ इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो अगर थोड़ी सी भी ढील इसमें उसमें हो जाए तो देखते ही देखते ये खेतों को, एक खेत को दूसरे खेत को मतलब नष्ट कर देता है, और फिर एक जगह से दूसरी जगह में बहुत तेज गति के साथ फैलता है। तो इस कारण से कई बार जो है वो किसान जो है वो थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, तो तब तक कीट जो है वो नुकसान कर चुका होता है। लेकिन भारत में मुख्यतः इस कीट का जो प्रकोप है वो मक्की की फसल, जो हमारा बाजरा है, ज्वार बाजरा, उसकी फसल, और जो हमारी पशुओं के लिए जो हम उगाते हैं फोडर ग्रासेस, जो कि फसलों की श्रेणी के ही पौधे होते हैं, उसमें भी इस कीट का प्रकोप होता है। तो ये बहुभक्षी कीट है, लेकिन मुख्यतः इसका जो नुकसान है वो मक्की की फसल में ही ज़्यादा हमारे किसान महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि मक्की जो है वो हमारी एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, पंजाब है, हरियाणा, उनमें पहले लग जाती है। जैसे गर्मियों में स्प्रिंग सीजन में भी मक्की होती है, और उससे नीचे चले जाएं मध्य भारत की तरफ तो सर्दियों में भी मक्की होती है। तो ये हिमाचल में जो आता है वो ऐसा अनुसंधान से, ऐसा अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उससे ये कीट अगर यहाँ सर्दियों में अपने आप को बचा पाता है, ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हर सीजन में ये बाहर से आता है, मतलब जो प्लेन के क्षेत्र हैं जो, और फिर नीचे दक्षिण की तरफ से या मध्य भारत की तरफ से आता है।
नहीं है, क्योंकि ये बीज में सरवाइव नहीं करता है। जैसे जो बीमारियां होती हैं उनके उनके जो विषाणु या जीवाणु होते हैं या जो फफूंदी होती है वो तो कई बार बीज में होती है, वो बीज जनिक बीमारियां होती हैं। इस तरह कई कीट भी बीज जनिक हो सकते हैं, लेकिन ये कीट जो है वो बीज से नहीं फैलता है। और क्योंकि कीट की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार का कृषि विभाग है और हमारे विश्वविद्यालय का जो प्रसार शिक्षा निदेशालय है और हमारा जो कीट विज्ञान विभाग है विश्वविद्यालय का, हमने सबने ये सीजन शुरू होने से पहले ही जो है आपस में समन्वय करके हमारी जो है विभिन्न टीमें बनी हुई हैं और इस कीट के नियंत्रण के लिए किसानों को जो भी जरूरी जानकारी देनी है या उनके लिए उनके खेत में जाकर जो प्रदर्शन लगाने हैं वो सारे इस सीजन में लगाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने जो कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ज्वाली तहसील का जो मतलाहड़ पंचायत है उसको इस कीट के नियंत्रण के लिए वहां पर प्रदर्शन लगाए गए हैं, एक तरह से अडॉप्ट किया हुआ। हाँ, कि वहां पर जो भी तकनीकें हैं वो वहां पर प्रदर्शित हो रही हैं और इसके लिए इसका जो मॉनिटरिंग है उसके लिए लगातार जो है कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ हमारे अपने कीट विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो भी लगातार फील्ड में जा रहे हैं। तो क्योंकि कीटों के नियंत्रण के लिए हम ये इस बात पे जोर देते हैं कि सभी जो हमारे तौर तरीके हैं उन सभी को हमें एकीकृत तौर पर समन्वित तौर पर उन सभी का उपयोग करना चाहिए। मतलब आईपीएम की बात कर रहे हैं। आईपीएम जिसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब जैसे इस कीट का संबंध है तो ऐसा देखा गया है कि जो देरी से बिजाई होती है फसल उसमें यानी कि जो अनुकूल समय है उसमें जब देरी हो जाती है तो इस कीट का प्रकोप ऐसी फसल में ज्यादा देखा गया है। इस कीट का जैसे मक्की की फसल निकलती है हमारी, जर्मिनेशन होती है, तो उसी टाइम से इसकी निगरानी शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत शुरू की स्टेज में ही इस कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है। ये जो हमारे गैर रासायनिक विधियां हैं जैसे जैविक विधियां जिनको हम बोलते हैं जिसमें कि नीम पर आधारित विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं या दूसरे जो हैं हमारे बायोपेस्टिसाइड जिसको बोलते हैं वो हैं। तो ये सब चीजें जो हैं जो शुरू की अवस्था है, यानी कि जब हम निगरानी करते हैं तो अगर प्रकोप जो है इस कीट का 10% से कम है तो ये विधियां जो है वो कारगर हो सकती हैं। जैसे नीम पर आधारित कोई भी कीटनाशक जो है अजाडिरेक्टिन जिसमें हो वो जैसे 5 मिलीलीटर हम कहते हैं भाई 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उस दवाई का शुरू की अवस्था में स्प्रे कर दिया जाए। या फिर उसके बाद जो है जैविक कीटनाशक हैं जैसे बीटी जिसको बोलते हैं जीवाणु पर आधारित जो दवाई है जैविक है वो, तो जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये हमारा जो कृषि विभाग है वो भी ये उपलब्ध करवाते हैं ब्लॉक के माध्यम से और किसानों को भी चाहिए कि थोड़ा उनके साथ संपर्क तालमेल बना के रखें। और सबसे जरूरी बात है कि जो भी किसान मक्की लगाते हैं क्योंकि ये पिछले 5-6 सालों से देखने को मिल रहा है तो उन्हें जागरूक हो जाना चाहिए। जिसने भी मक्की लगाई है या अभी कईयों ने बिजाई नहीं भी की है जो करने जा रहे हैं तो इस कीट का प्रकोप हो सकता है। तो पहले से ही किसान जो है जो विशेषज्ञों के साथ आप संपर्क बनाए रखें और शुरू से ही इसकी निगरानी करें तो इसका नियंत्रण संभव है। इसके लिए देखिए ट्रैप जो होते हैं फिरोमोन ट्रैप की जो आप बात कर रहे हैं उनका क्या है कि वो कीट पर्टिकुलर कीट के लिए ही होते हैं। यानी कि जैसे आपने फल मक्खी की बात की तो फल मक्खी वाला जो ट्रैप है जो पालम ट्रैप के नाम से हम देते हैं वो यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि वो कीट विशेष के लिए ही काम करता है। ऐसा ट्रैप लगाते हैं जो इस कीट के लिए ही बना है तो वो पतंगे जब उस ट्रैप में आने शुरू होते हैं तो उससे कम से कम ये पता चल जाता है कि कीट आ गया है तो वो हमें सावधान कर देता है, तो वो फायदा किसान उठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि खेतों का भ्रमण करके देखें क्योंकि इस कीट का जो लक्षण है वो पत्तों पे शुरू में नजर आते हैं। कीट जो है वो पत्तों को खाने शुरू करता है जो शुरू के पत्ते निकलते हैं और उसमें इस तरह का पैटर्न बनता है कि जैसे हम कहते हैं खिड़की नुमा, जैसे खिड़की होती है हमारी उस तरह का पैटर्न उसमें बनता है पत्ते में। हाँ, पत्ते में। फिर ये कीट क्या करता है कि इसकी जो सुंडी है वो जो पत्ते का जो पौधे का मध्य का भाग होता है
जिसको हम इंग्लिश में लीफ हर्ल कहते हैं, हाँ, जी, जी। या पत्ता पर्ण जो होता है, जी, जी। है ना, मध्य का जो भाग जहाँ से पत्ते मध्य से जी, जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, नए पत्ते जो तो उसके अंदर चला जाता है। ये इसकी विशेषता है। तो जब उसके अंदर चला जाता है तो क्योंकि अंदर थोड़ा नमी भी होती है जी, और जो बाहर से स्प्रे करते रहते हैं तो वो उसके कांटेक्ट में नहीं आता। तो ये भी जब भी किसान भाई स्प्रे करते हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो स्प्रे पंप की जो वो नोजल होती है उसका जो है जो मध्य का भाग है पौधे का, जिसको पर्ण चक्कर हम कहते हैं, उसके अंदर वो दवाई जानी चाहिए क्योंकि सुंडी तो अंदर है, वो अंदर से पत्ते को खाती है और जब वो पत्ता खुलता है तो वो खाया हुआ निकलता है और उसका जो मध्य का भाग है उसी को नष्ट कर देगा कीट। तो फिर वो पौधा फिर तो वो उसका मतलब ये समझिए आपकी अगर इसका नियंत्रण ना किया जाए तो पूरे का पूरा खेत ही तबाह कर देता है कीट। अगर प्रकोप जो है इस कीट का 10% से ज्यादा है तो अगर 10% से कम है तो जैविक जो कीटनाशक मैंने बताए जैसे कि नीम पर आधारित है या बीटी है वो उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रसायन हैं और कृषि विभाग उनको उपलब्ध भी करवा रहा है। तो उसमें जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल करके एक रसायन है, इसका घोल बना के आप 4 मिलीलीटर जो ये दवाई है वो 10 लीटर पानी में पड़ती है। देखिए मात्रा बहुत कम है, मतलब 1 लीटर में 0.4 मिलीलीटर पड़ेगी। 4 मिलीलीटर जो दवाई है वो 10 लीटर के लिए बता रहा हूं मैं। तो ऐसे एक कनाल एरिया में आपके 30 लीटर पानी लगता है। वो एमामेक्टिन बेंजोएट करके है, वो भी उपलब्ध है। तो उसकी जो दवाई है वो भी लगभग इसी मात्रा में 4 से 5 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से पड़ेगी, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल जब भी करते हैं किसान भाई तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ही दवाई बार बार ना करें, मतलब बदल बदल के करें, क्योंकि इससे जो है कीट में प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न होना का खतरा हो सकता है। एक और है फ्लुवेंडामाइड करके है, वो भी लगभग जो दवाई है वो 2 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से जो है वो पड़ेगी, उसके 5 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से। तो ये 2-3 दवाइयाँ इनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। पौधों में फूल आ जाते हैं, भुट्टे बनने लग पड़ते हैं, उस समय फिर इन रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा से जो जैविक दवाइयाँ हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर शुरू में अगर ठीक तरीके से इन दवाइयों का इस्तेमाल हो जाएगा तो बाद में ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। उसमें साइएंट्रानिलिप्रोल प्लस थायामिथोक्सैम, मतलब 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और वो दवाई भी कृषि विभाग उपलब्ध करवा रहा है। तो उस दवाई से बीज का उपचार करके भी फसल को लगाया जा सकता है। इसके लिए दवाई की जो मात्रा है वो 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज हाँ से मतलब उपचार एक कनाल में करीब करीब 800 से 1 किलोग्राम बीज लगता है तो करीब 6 ग्राम दवाई लग से। तो किसानों का अपना अनुभव है। कुछ किसानों का है कि भाई हम इसमें उन्होंने तो ये बताया कि जो यूरिया है थोड़ा सा यूरिया हम डालते हैं तो हमें नियंत्रण मिलता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ी रेत उसमें कुछ जो हमारे जैसे आपने प्राकृतिक खेती में करना है तो उसमें जैसे जो अपना लाल फुलनू का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जैसे जैविक विधियों में, तो उससे उस रेत को उस मिश्रण को थोड़ा सा उपचार करके और वो थोड़ा सा उसमें डालें जो मध्य का भाग है। तो कुछ किसानों का अनुभव है कि ये जो है नियंत्रण हो सकता है। जैसे जैसे इस कीट की समस्या आ रही है हमारे विश्वविद्यालय और हमारा प्रसार शिक्षा निदेशालय, हमारा विभाग, हम सभी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। तो उसके लिए वो जैविक कीटनाशक जो कि फफूंद पर आधारित हैं या बैक्टीरिया पर आधारित हैं उनका परीक्षण जो हमारे चल रहे हैं। इस कि किसानों को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कीट जो है ये बिल्कुल इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो जो भी कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखें, दवाइयाँ भी इसके लिए उपलब्ध हैं। और अपने खेतों में जैसे ही आपको इसका प्रकोप नजर आता है तो जो भी सिफारिश की गई है वो आप इसका प्रयोग करें। और खास करके बहुत शुरू की अवस्था में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये कीट जो है ये ज़्यादा समय नहीं देता है आपको सोचने समझने का, तो इसलिए थोड़ा सा विशेष है और इसलिए इसकी ज़्यादा गंभीरता भी है। ठीक कि किसानों को जो इस कीट के संबंध में जो भी जानकारी है तो वो उनको उनकी भाषा में, सरल भाषा में उपलब्ध करवाई जाए। तो कोई भी किसान जो है वो अगर जानकारी प्राप्त करना चाहे
तो इस कीट के बारे में सारी जानकारी जो है वो हम उनकी भाषा में, सरल भाषा में उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी। आजकल मक्के की फसल में ये एक ज्वलंत समस्या है और इसके निराकरण के लिए, नियंत्रण के लिए आपने जो बात बताई है उसके लिए कीट विज्ञान विभाग तथा प्रसार शिक्षा निदेशालय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।